कोर्ट इज नाउ डूइंग अकाउंटेबिलिटी। एंड नंबर 2 इम्पॉर्टेंट, जब उन्होंने एनआरओ नहीं बनाने के लिए कहा तो दे ऑल्सो एग्रीड कि हाँ अब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज तो आज साबित हो गई कि एनआरओ का दिफा कोई नहीं कर रहा, पार्लियामेंट नहीं कर रही, हुकूमत नहीं कर रही, कौम ने उसको रद्द कर दिया है और इसके तहत जो फायदा पहुंचा गया जिस चीज को, उसको भी कौम ने रद्द कर दिया है। अब ये सारा जो चीज है कि अब इसको कैसे हल किया जाए, ये सारी चीज अब कोर्ट पे शिफ्ट हो गई, क्योंकि आज तो हुकूमत भी इससे जान छुड़ा गई है। तो इसका मतलब ये कि अब कौम जो चाहती है कि इस एनआरओ की वजह से जो हमारे यहाँ तूफान आया या जो एक बदतरीन एक माहौल पैदा हुआ या मिसाल कायम हुई, उसको अंडू करना, ये तो बहुत बड़ी अब जिम्मेदारी भी आ गई सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि अब तो उसको सिर्फ इसको ठीक करने की जिम्मेदारी रह गई है। मैं समझता हूँ कि अगर आप एनआरओ गया, अकाउंटेबिलिटी आई, अब अकाउंटेबिलिटी आने के लिए प्रोसीजर भी होता है, कोर्ट का भी हक है देखने का, बिकॉज दे आर एनफोर्सिंग द लॉ, कि भाई अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लॉ। एंड देयरफॉर इफ सुप्रीम कोर्ट सेज आई वांट टू ओवरसी अकाउंटेबिलिटी, एंड सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम भाई, वो कह सकती है। और देखिए, एक बात बता देना चाहिए आपको, जो आपने भी जिक्र कर दिया, कि ये जो कोर्ट जब बैठती है तो कोर्ट डजंट सिट इन वैक्यूम, वो भी पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, पार्ट ऑफ द कंट्री है। वो भी सोचती है कि मुल्क में कौन क्या सोच रहा है, मुल्क क्या सोच रहा है, तो उनके ऊपर भी तो वो असर चीज़ होती है। तो अच्छी बात हुई है भाई। मैंने पहले कहा कि दिस वाज द मोमेंटस डे फॉर पाकिस्तान एंड जैसा एक और चीज़, क्योंकि आप खुद मौजूद थे, आपका पूरा तजुर्बा, आप आला अदलिया के जज भी रहे, जो आज डायरेक्शन दी गई है कि जो कोर्ट की रिमार्क्स हों, जो चीज़ कोर्ट के अंदर हो, उस पर बहस मजीद ना की जाए, उस पर स्पेकुलेशन ना की जाए मीडिया के अंदर। हम लोग उससे बाहर थे, हमने जो चीज़ की, हमने कोर्ट की जो हुक्म था उसको पूरी तरह से अमल किया है। देखिए भाई, court proceedings are open proceedings, please understand, open to public, और पब्लिक को वहाँ क्या हो रहा है वो जानने का हक है। मैं तो समझता हूँ in an exceptional case, if the court wants to do it, court will say I will only allow certain parties to remain in the court and nobody else, but otherwise it's open court, please। तो मैं समझता हूँ भाई, जो हम जो कर रहे हैं, आपके साथ जो गुफ्तगू हो रही है, वो बिल्कुल उससे हम एहतराम करते हैं। हम तो कहते हैं कि कोर्ट एक अच्छा काम कर रही है भाई। हम तो कहते हैं पहली दफ़ा आप तस्लीम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट भी एक अच्छा काम कर रही है। ये गवर्नमेंट को ये कहना कि उसके पास पावर है टू मेक अनदर ऑर्डिनेंस, कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक अनदर ऑर्डिनेंस, दैट वी आर गोइंग टू अबाइड बाय व्हाट द पार्लियामेंट सेज, इज आल्सो अ वेरी बिग थिंग सर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम। अगर आज हुकूमत ने यह फैसला किया कि वह एनआरओ का दिफा नहीं करेगी, या आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि हम 1973 के आइन को उसी शक्ल में मानते हैं जो 12 अक्टूबर 1999 में रहा है, या अगर हुकूमत ने एनआरओ के अगेंस्ट या उसके तसलसल में कोई और ऑर्डिनेंस नहीं जारी किया, तो उस पोजीशन में पहुंचने में जनाब जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम का ज़रूर कुछ ना कुछ छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन ज़रूर रहा होगा। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जायज़ा लेंगे पूरी सूरत हाल का सदर की अहलियत पे क्या असर होता है। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे जनाब वसीम सज्जाद, जो माहिर आईन कानून भी हैं और साबिक़ वज़ीर कानून भी। कमर्शियल ब्रेक के बाद वेलकम बैक। 28 नवंबर की तारीख गुजर गई और इस तरह से एनआरओ को पार्लियामेंट ने तस्लीम नहीं किया, पार्लियामेंट ने एनआरओ को रद्द कर दिया, और इसी के साथ ही उन तमाम लोगों ने जिन्होंने एनआरओ के तहत कंसेशंस उठाए थे, जिसमें पाकिस्तान में आला तरीन ओहदों पर फाइज शख्सियात भी शामिल हैं, उनके खिलाफ वो करप्शन के केसेस या वो मुकदमात जो इससे पहले उन पर कायम किए गए थे वो रिवाइव हो गए हैं, और अब वो केसेस उन पर चलेंगे और उनको इसका दिफा अदालतों में करना पड़ेगा। इसके साथ ही इस बहस ने जन्म लिया कि वो हुकूमती ओहदेदार जो कि एनआरओ से मुस्तफ़ीज़ हुए और अब उनके खिलाफ केसेस दोबारा रिवाइव हो गए हैं, क्या वो हुकूमती शख्सियात अपने ओहदों पर काम करते रहें या इस सिलसिले में वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें। हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐसा लगता है कि फ़ैसला ये किया है कि
बराह रास्त हुकूमती शख्सियात से नहीं कहा जाएगा कि वो इस वजह से अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दें, लेकिन वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि हर शख्स अपने ज़मीर का ज़िम्मेदार है और अपने मुताबिक खुद फैसला करे। हिज़्ब इख्तलाफ का और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का बहरहाल दबाव है कि पाकिस्तान की वो शख्सियात जिनके खिलाफ मुकदमात कायम हो गए हैं अब उन्हें अदालतों का सामना करना है, या जिनके खिलाफ पेंडिंग मुकदमात हैं वो अपने सरकारी ओहदों को छोड़ें और अदालतों में जाके एक आज़ाद और इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल शख्स की हैसियत से अपने केसेस का दिफा करें। इसी बहस ने एक बार फिर इस बात को शुरू किया है, इस बात पर बहस शुरू हुई है कि क्या सदर पाकिस्तान पर इन केसेस का इतलाक़ होता है और वो मुकदमात जो उनके ख़िलाफ़ अब पेंडिंग तस्वुर किए जा रहे हैं क्या उसकी वजह से मुनासिब होगा कि वो सदर के ओहदे पर काम करते रहें। आईन पाकिस्तान में सदर के लिए वही शर्त रखी गई है, यानी कि उसकी काबिलियत और उसकी अहलियत के बारे में जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। आइन की शिक 62 कहती है कि कोई भी फ़र्द मजलिस शूरा का मेंबर बनने का अहल नहीं, सिवाय उस सूरत में कि वो अच्छे किरदार का मालिक हो, यानी कि सदर और मेंबर पार्लियामेंट के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छे किरदार का मालिक हो, वो दाना, नेक, सच्चा और अमीन है, वो गलत हक़ाइक़ और इखलाकी गिरावट की वजह से किसी जुर्म में सज़ा याफ्ता नहीं, उसने मुल्क की सलामती और पाकिस्तान के नज़रियात के ख़िलाफ़ काम नहीं किया। और जो लोग पार्लियामेंट के मेंबर बन गए हैं और इस अहम ओहदों पर कायम हो गए हैं उनके लिए कहा गया है कि उन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है अगर वो कानून के बरखिलाफ पाकिस्तानी रियासत की सर्विस में रहते हुए मुनाफा बख्श कारोबार का हिस्सा बने, अगर उसे करप्शन, इखलाकी गिरावट और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की वजह से मुजरिम करार दिया गया है, अगर उसकी ज़ात को करप्शन और गैर कानूनी मामलात का जिम्मेदार पाया गया है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 1962 के सेक्शन 7 के तहत मुजरिम करार दिया गया है, अगर उसने किसी बैंक, मालियाती इदारे, कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपनी या अपनी अहलिया या दीगर अहल खाना के नाम पर 20 लाख रुपए या इससे जायद का कर्जा हासिल किया हो और वो कर्जा अदा करने की मियाद गुजरने के 1 साल या उससे जायद अरसे तक उसने ये रकम अदा ना की हो, और अगर उसने कर्जा माफ़ करवाया हो। क्या इन तमाम शिकों का इतलाक़ सदर पाकिस्तान पर हो सकता है? क्या उनके ओहदे पर इस मौजूदा माहौल के असरात हो सकते हैं? ये हम पूछेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे मुमताज़ माहिर कानून और साबिक़ वज़ीर कानून और साबिक़ चेयरमैन सेनेट जनाब वसीम सज्जाद। बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब। जो आइन में मुख्तलिफ इस सिलसिले में शराइत बयान की गई हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट का रुकन कौन हो और इसी हवाले से कि पाकिस्तान का सदर कौन हो, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन हो, मौजूदा हालात में जो केसेस रिवाइव हो रहे हैं, जो इससे पहले इल्ज़ामात लग चुके हैं, जो एक माहौल बन रहा है, एनआरओ को पार्लियामेंट ने भी रद्द कर दिया है, एनआरओ को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से ये पार्लियामेंट ने मंजूर करना था वो ख़त्म हो गया है। इस आइन की इस रूह का इतलाक़ पाकिस्तान की मौजूदा जो हुकूमती शख्सियात हैं उस पर होता है आपके ख्याल में, या वो इससे मुबर्रा हैं? जी, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि आपने सही फरमाया कि सदर के ओहदे की अहलियत वही है जो एक मेंबर कौमी असम्बली के लिए होती है, यानी कि आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 जो कि क्वालिफ़िकेशंस और डिसक्वालिफ़िकेशंस के बारे में हैं, वो भी सदर जिस वक्त कोई शख्स सदर का इंतखाब लड़ता है तो उस पर भी उन्हीं का इतलाक़ होता है। लिहाजा अगर कोई शख्स सदर के लिए अपने कागजात नामज़दगी दाखिल करता है तो उसकी जांच पड़ताल उसी मायार पे होगी जिस मायार पे एक नेशनल असम्बली के मेंबर की हैसियत से होती है। इसमें एक बात ज़रूरी है करनी, वो ये है कि बहुत अरसा पहले ये 88 की गालिबन बात है, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का राजा अफजल साहब का और चौधरी अल्ताफ़ साहब जो बाद में गवर्नर भी बने, उनके दरमियान एक इलेक्शन के तनाज़े के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था जी कि सिर्फ FIR का दर्ज